एक बागेश्वर के एक संत हैं, खुद को संत कहते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा गिराया था। वो तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि सत्ता ने बहुत लूटपाट की योगी जी की सरकार ने, वरना हो सकता है कि हम उनको हरा देते। आप नहीं जानते, बहुत गरीब गरीब कार्यकर्ता हैं जिनके घर का चूल्हा नहीं जला, उन्होंने काम छोड़ छोड़ के मेरे लिए मेहनत। अभी तो इस देश में अभी राजनीति जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि पैसे वाले लोग ही चुन के आते हैं, जिनके परिवारों में पहले से बड़े नाम है वही लोग चुन के आते हैं। बातचीत होती है अखिलेश यादव से? हम अपनी तक शक्ति बढ़ा रहे हैं, हम इस लायक बनेंगे कि हमें किसी जरूरत ना पड़े। बहन जी से बातचीत होती है? मेरे लिए वैसे बहन जी थी, बहन जी मेरा बस चले तो मैं दोबारा से प्रयास करूंगा सीएम बनाने। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर सीएम चंद्रशेखर आजाद किस तरह से देखते हैं? तो जयंत चौधरी अच्छे नेता है, अखिलेश जी भी अच्छे नेता है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मायावती की जगह चंद्रशेखर आजाद ले रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है भारत समाचार में और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए युवा नेता मौजूद हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद खास बातचीत करेंगे। कई सवाल हैं जो चंद्रशेखर आजाद से पूछेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आपके पिताजी प्रिंसिपल रहे हैं और आपने वकालत की पढ़ाई की है, कैसे राजनीति में एंट्री हुई? कैसे आपने सोचा कि आपको राजनीति करनी है? कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए, मेरे पिताजी, क्योंकि आपने उनको याद किया है, वो टीचर तो थे लेकिन मेरे दोस्त भी थे। हमारे यहाँ कहा जाता है गांव में, जब बेटे का जूता, बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो वो बेटा नहीं रहता, दोस्त हो जाता। तो मैंने अपने पिता के समय साथ बहुत खट्टा मीठा समय बिताया है। वो टीचर थे, मेरे गुरु थे, और गुरु का दर्जा माँ बाप से भी बड़ा होता है। इस तरह वो मेरे हीरो थे। आज वो जब इस दुनिया में नहीं है तो मैं अपने आप को कमजोर मानता हूँ, लेकिन उनके विचारों की शक्ति मेरे पास है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको वकील बनना है, क्योंकि कमजोर वर्ग के जो लोग हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके। तो कोर्ट में जब वो जाते हैं तो अच्छे वकील ना मिलने के कारण बहुत सारे जो है उनके साथ हुए अन्याय पे उनको न्याय नहीं मिलता। तो इसलिए वो चाहते थे मैं वकील बन के लोगों की सेवा करूं। और राजनीति में आने का भी वो भी किस्सा पिता से जुड़ा हुआ है। तो जब तक बुरे समय में उनके बीमार होने के बाद अच्छा इलाज उनको ना दिला पाया, उनकी सेवा नहीं कर पाया उस तरह से, अपने पैरों पे ना खड़ा होने की वजह से, आर्थिक कमजोरी में, तो लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, इट इज द मास्टर की विच कैन ओपन योर ईच एंड एवरी लॉक। तो ये बात तो गलत हो गई। बाबा साहब तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता वो ताकत है जो आपके सारे दरवाजे खोल देगी समस्याओं के। जितनी समस्या आपकी जिंदगी में उन सबको खत्म कर देगी। लेकिन आजादी के 50-60 साल बाद ये तो नहीं बदला है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब वो बीमार थे। तो लगा कि ये पॉलिटिकल पावर हमारी अप्रोच से बाहर है, यानी कि आम जनता के अप्रोच से बाहर है। एक गरीब के बेटे, किसान के बेटे, प्राइमरी स्कूल के टीचर के बेटे, कर्मचारी के बेटे की पहुंच से बाहर है, उस कर्मचारी की पहुंच से बाहर है। तो फिर सामाजिक काम किया और परिस्थिति इस ओर ले आई, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी जहां जरूरत होती है समय उसको वहीं ले जाता है। राजनीति नहीं करना चाहते थे, नेता अच्छे नहीं होते, ये स्टेटमेंट देते थे। लेकिन फिर लगा कि जब हम लड़ाई ही लड़ रहे हैं, और बड़ी चर्चा हुई विस्तृत रूप से समाज के बीच में, तो समाज ने कहा जब आपने अपना जीवन समाज के नाम समर्पित कर दिया है तो आज के हालातों में आपको पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए। क्योंकि जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, बाबा साहब, इसको भी उन्होंने, उसके लिए भी उन्होंने बाबा साहब कोट किया कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति अच्छी नहीं होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। तो उन्होंने कहा जो पॉलिसी बना रहे हैं उनकी नीयत इन वर्गों की भलाई की है नहीं, इनको पैरों पर खड़े करने की है ही नहीं, इनको मुख्य धारा में लाने की है नहीं। ये जो कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी है महिलाओं पे,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी की महिलाओं पे उनको हिंसा से निकालने की है ही नहीं। ये जो धार्मिक गैर बराबरी है, जिनमें आज मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई जुल्म का शिकार हो रहा है, उनको इससे बाहर निकालने की है नहीं। क्योंकि जो पॉलिटिक्स है भारत की एट प्रेजेंट टाइम की, वो कुछ दल ये चाहते हैं कि इस तरह के इशू आए तो उनकी राजनीति आगे बढ़े, कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरह के इशू ना आए तो उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। हम जिस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर, काशीराम, वो जो आइडियोलॉजी है वो बहुजन समाज में, यानी कि जो लूटा पिटा समाज है, जो किसी ना किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुआ, उनको एकजुट करके और उनको जागरूक करके, उनको जागरूक मतदाता बना के और उनको उनके अधिकारों की जानकारी देके हम लोग कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि पैसे के आधार की राजनीति से पैसे वालों का भला तो हो सकता है, और सब लोग पैसे वाले नहीं है। तो गरीबों का भला तब होगा जब गरीबों में जागरूकता आएगी, और जब जागरूकता आएगी तो अच्छा आदमी चुन के आएगा, तब इनका भला हो सकता है। तो इसलिए मैंने राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार किया। अपने समाज, अपने पार्टी के संगठन, भीम आर्मी के सीनियर लोगों के एक विस्तृत चर्चा के बाद हमने राजनीति स्वीकार किया, और आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद करता हूँ, और मान्यवर काशीराम और बहन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लंबे संघर्ष से हमें रास्ता दिखाया। चंद्रशेखर आजाद को बचपन में पढ़ने में मन लगता था, क्योंकि आपने वकालत की पढ़ाई की, और एक और भी बात, आपका सपना विदेश में पढ़ाई करने का भी था? तो मेरा सपना नहीं था, मेरे फादर चाहते थे। अच्छा। लेकिन वो कंडीशन ऐसी रही कि वो बीमार हो गए, और फिर इस वजह से जो है वो सब चीजें दूर होगी मेरी पहुंच से। वो चाहते थे कि मैं बाहर पढ़ के आऊँ। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े प्रभावित थे। हमारे यहाँ सदगुरु रविदास जी महाराज को कुलगुरु मानते हैं। उनकी जो शिक्षाएं हैं एजुकेशन पे, एकजुट होकर रहने पे, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुक मखीरा, तो उनकी जो विचार हैं वो हमारे जीवन में हैं। हमारे पिता ने, हमारे बाबा ने, हम लोगों ने बचपन से उन्हीं को सुना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, छोट बड़े सब संग बसे रैदास रहे प्रसन्न। ऐसे जो हैं, जो वाणियां हैं उनकी, जो समाज को एकजुट होके आगे बढ़ने का, भाईचारे का जो संदेश देती है, उन वाणियों को पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। तो मेरे पिता का सपना था कि एजुकेशन, बाबा साहब ने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। इसलिए मेरे फादर चाहते थे कि हम बहुत अच्छी एजुकेशन लें, और उन्हें अपने पूरे जीवन में अपनी सारी सुख सुविधाएं हम लोगों के ऊपर लगा दी। अपना सारा जो उन्होंने आर्थिक रूप से जो हासिल किया वो हमारे ऊपर लगा दिया। 6 बहन भाइयों के पढ़ाने लिखाने में, शादियों में उन्होंने जो कुछ और अर्जित किया वो सब हमारे लिए लगा दिया कि उनके बच्चे आत्मसम्मान के साथ सुख सुविधाओं का जीवन जी सके। तो अंत वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब पिता बीमार हुए कैंसर से, और कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, गरीब उसको अवेल नहीं कर सकता है, गरीब उसको जो है उसके बोझ से नहीं निकल सकता है। तो ये बड़ा तकलीफ दे है मेरे लिए इस पर चर्चा करना। लेकिन सच ये है कि अगर आज मेरे पिता मेरे साथ होते तो मैं कई गुना ज्यादा ताकतवर होता। या यूं कहिए कि बहुत सारी जिम्मेदारियां जो फैमिली की मेरे ऊपर हैं, जैसे मुझे कहने में कष्ट है कि मगर मेरे भाई अभी 12-15 दिन हॉस्पिटल में रहे, उनको लीवर फेलियर हुआ, आईसीयू में रहे। लेकिन मैं अपने इस काम की वजह से, हाउस चल रहा था, मैं वहां नहीं जा पाया। तो घर में इस बात की शिकायत हुई कि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आके देख जाए। तो दूर से सब अच्छा लगता है, हमारे यहाँ कहावत दूर के ढोल सुहावने, दूर से सब अच्छा लगता है। लेकिन जब आदमी का कोई किसी का जीवन जीता है, जब मैं अपने भाई को देखने जा रहा हूँ तो मैं दूसरों को कह सकता हूँ कि मैं वहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि समस्या सब जगह है। लेकिन मैं दूसरों के यहाँ जा रहा हूँ और भाई को देखने नहीं जा रहा हूँ, वो चल जाएगा। लेकिन मैं भाई को देखने जा रहा हूँ, लेकिन किसी की तकलीफ है, वहां नहीं जा रहा हूँ, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि परिवार प्रायोरिटी है या समाज प्रायोरिटी है। इसलिए मैंने अपने काम को प्रायोरिटी दिया। अब आपको लगता है इस वक्त, क्योंकि आप बड़े राजनेता बन गए हैं, सांसद बन गए हैं, चुनकर आए, तो आपको लगता है कि वकालत ही ठीक था, राजनीति में नहीं आना चाहिए था? अब ये सोचता हूँ कि देर हुई आने में, बहुत दिन पहले आ जाना चाहिए था। और मैं नहीं, मेरे जैसे 1000 लोग आ जाना चाहिए, जो लोग चेंज चाहते हैं, जिनका समाज जिस वर्गों से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं तो पूरे बहुजन समाज की बात करता हूँ, देश की सब महिलाओं की बात करता हूँ, देश के किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात करता हूँ, सभी जाति धर्मों के लोगों की बात करता हूँ। लेकिन जो ऐसे वर्ग हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है पार्लियामेंट, उनको आना चाहिए, और मौका मिलने पर उनको सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या 75 साल में।
जैसे देश में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, जो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, जो जिनके लिए सपने में आते अच्छे कपड़े, जिनके लिए खीर, पूड़ी, मिठाई कभी तीज त्योहार पर उन तक पहुंचती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके जो आज भी पक्के नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने देखे पढ़ने के पूरा नहीं कर पाए पैसे की कमी के कारण। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा इलाज नहीं कारण जिनके परिवार में किसी न किसी जान चली गई, बहुत तकलीफ में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिभा कुचली गई, जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ या आर्थिक आधार पे जो कमजोरी सामने आई। तो बहुत सारे लोग हैं जो लुटते पिटते सपने हैं। जब उन वर्गों के बीच में से लोग निकल के आएंगे तो मेरा विश्वास है कि बहुत कुछ बदलेगा। अभी तो इस देश में अभी राजनीति जो है वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि पैसे वाले लोग ही चुन के आते हैं, जिनके परिवारों में पहले से बड़े नाम है वही लोग चुन के आते हैं। और मेरे जैसा कोई एक आधा बिरला आ जाता तो उसको लोग हीरो की तरह देखते हैं कि भाई ये कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। जैसे मैं चाहता था हाउस चले, नहीं चल पा रहा है। हाँ। तो मेरे लोग इंतजार कर रहे हैं, झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारे विषय पे भाई बोलेंगे। छत्तीसगढ़ के लोग इंतजार कर रहे, सतनामी समाज के कि हमारे विषय पे लोग भैया बोलेंगे। यहाँ गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ वकीलों पे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम सदन में उनका मामला उठाएंगे। मैं जिस क्षेत्र से चुन के आया वहाँ की महिला इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए बोल के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। वहाँ का नौजवान जो है बेरोजगार उत्तर प्रदेश का, वो इंतजार कर रहा है कि भाई हमारे लिए बोलेंगे। यूपीएससी के बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ था यूपीसीएस के उसमें इलाहाबाद में, वो इंतजार कर रहे हैं। बीपीएससी के बच्चे जो है, मैं बिहार गया था, वो इंतजार कर रहे हैं। बीपीएड के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लिए बोलेंगे। 49 शिक्षक भर्ती के बच्चे इंतजार, इतने इश्यूज हैं कि किसान इंतजार कर रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर हमारे लिए बोले। अब चंद्रशेखर करे क्या? कोई सुनने वाला नहीं है। पढ़ा लिखा बेरोजगार जो नौजवान घूम रहा है, जिनकी भर्तियां फंसी हुई हैं, जो ओवर एज हो गए हैं लेकिन कई प्रयास कर रहे हैं, होमगार्ड हैं, आशा बहनें हैं, ममता बहनें हैं, चौकीदार हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई लेटर देके जाते हैं भैया हमारे लिए आवाज उठाना। अब क्या करूं, हाउस नहीं चल रहा है। बिल्कुल। तो महसूस करता हूं कि भाई फिर तख्ती लेके जाता हूं कि भाई चलो ये ऐसे नहीं सुन सकते तो ऐसे सुनो। कोशिश करता हूं कि मेरी द्वारा जो है उनकी समस्या को उठाया जाए और सरकार का ध्यान आकर्षित हो, सरकार उनके बारे में सोचे। चंद्रशेखर जी, आप सहारनपुर के रहने वाले हैं, नगीना से आप 2024 में चुनाव लड़े। कितना कठिन रहा चंद्रशेखर आजाद के लिए नगीना सीट? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये सच है कि हमने वहाँ बहुत मेहनत की। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा नगीना की जनता का। वहाँ हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की, मैं शब्दों में उनका एहसान नहीं उतार सकता हूँ और मैं एहसान उतारना भी नहीं चाहता, मैं करके दिखाऊंगा। अभी ताकत कम है, उस तरह से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन आने वाले दिनों में हम लोग करके दिखाएंगे। हम लगे हुए हैं। मैं रोज किसी न किसी मिनिस्टर के पास जाता हूँ। हाँ, तस्वीरें देखते आप देखते हो। आज भी मैं एक मिनिस्टर के पास गया किसानों की समस्या लेके। कल मैं हमारे यहाँ गुलदार ने 25,000 लोगों की जान ले ली। मैं उनके पास गया कि मुआवजा बढ़ाओ और आप विजिट करो मंत्री जी जाके हमारे यहाँ। तो मैं रोज जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी भी काम में आ जाऊँ। जबकि मैं सोचता हूँ कि कहीं वहां जाने से तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता का हित पहले है, बाकी सब चीजें बाद में। तो इसलिए नगीना के लोगों ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे प्यार बहुत दिया। उन्होंने मुझे काम करते देखा, लाठियां खाते देखा, जेल जाते देखा, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। उम्मीद थी आपको, भरोसा था कि नगीना की जनता पहले दिन प्यार देगी? पहले दिन से। अच्छा। नगीना के लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं। नाराज होते हैं, मुझसे भी नाराज होते हैं। मैं अभी समय कम दे पा रहा हूं तो नाराज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो प्यार बहुत करते हैं और वो मुझे देखते हैं कि ये आदमी चैन से नहीं बैठता है। आप नहीं जानते, बहुत गरीब कार्यकर्ता हैं जिनके घर का चूल्हा नहीं जला, उन्होंने काम छोड़ के मेरे लिए मेहनत की। लेकिन उनको जो उम्मीदें हैं, उनको उम्मीदें हैं कि आने वाले 5, 7, 10 साल में हमारी ताकत और बढ़ेगी और तब हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारे लिए बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। उनको विश्वास है, उनके विश्वास पर खड़े उतरना है मुझे। मैं चाहता हूं मेरे क्षेत्र में, अभी देखिए एक केंद्रीय विद्यालय घोषणा हुई जो जैन चौधरी जी के कोटे में था। मैंने कोशिश की कि वो नगीना आ जाए, लेकिन एट द लास्ट अब वो बॉर्डर तक तो चला आया, सुवाइड एक गांव पड़ता वहां तक। लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कुछ उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। तो अभी कौशल मेला लगा, तो उसमें भी उसका लाभ भी हमारे लोगों को मिला। बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारी सड़कें हमने वहां निर्माण कराई। हम लगे हुए हैं कि वहां जिस तरह से भी वहां के लोगों को लाभ दे सके। मैं चाहता हूँ वहां उद्यम लग जाए तो महिलाओं को रोजगार मिल जाए। वहां उद्यम ये लगेगा, उद्योग क्षेत्र वहां अगर आएगा तो वहां के पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार मिल जाएगा। वहां जो इस तरह का काम हो डेवलपमेंट के तौर पे कि वहां गंगा वहां से निकलती है, तो वहां कोई ऐसा प्रोजेक्ट बन जाए जिससे वहां के नौजवानों को रोजगार मिल जाए, वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए।
तो मैं कोशिश में लगा हूँ और लगातार कोशिश करता रहता हूँ। पढ़ा लिखा हूँ तो अपनी कोशिश जारी रखता हूँ। तो मुश्किल नहीं हुआ नगीना सीट पर चुनाव लड़ने? नहीं, मुश्किल करने का बहुत प्रयास किया। इंडिया अलायंस के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, एनडीए अलायंस के लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बड़े बड़े नेता गए, बड़े बड़े झूठ सच बोले, लेकिन जनता ने कहा कि ठीक है यार, अब इस आदमी के खिलाफ नहीं, कुछ भी कह लो हम उसको जानते हैं, हमने उसको देखा है। कब आपके मन में आया, दिमाग में आया कि आपको नगीना सीट से ही चुनावी मैदान में होना चाहिए? देखो ऐसा है, मैंने कुछ तय नहीं किया, पार्टी ने तय किया। हाँ। अब हुआ ये कि जब मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा, हाँ, जिद में कि नहीं लड़ सकते हैं। कहते हैं बड़े नेता के खिलाफ कोई लड़ता नहीं है, क्योंकि बड़े नेता बाद में बदला लेते हैं। उनको अपमान लगता है कि आदमी मेरा मुझसे कैसे टकरा है। इसका खामियाजा मैंने भुगता, मैंने गोली भी खाई, लाठियां भी खाई। तो उस दिन मैंने तय किया, तो जैसे हम चुनाव हारे तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि अरे चंद्रशेखर रैली भीड़ तो बहुत आती है, वोट में कन्वर्ट नहीं होते। तो जिस दिन रिजल्ट आया 6-7 दिन तो बुरा लगा। 2022 में 10 मार्च को आया था, मेरे आज भी याद है। 15 को पार्टी का स्थापना दिवस हो, दिल्ली के लोगों ने एक कार्यक्रम किया, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप आओ। फिर उस दिन पूरी शक्ति से खड़े होने का तय किया। फिर तय किया कि अब ज्यादा दौड़ नहीं लगाएंगे, अब जमीन पे काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत साथ दिया। अब मैं पहला ऐसा शख्स हूं जिसके चुनाव में जनता ने पैसा दिया है घर आके कि भाई हम आप चुनाव लड़ो। तो उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश। उन्होंने हमसे कहा सारी सीटों पर लड़ा, तो हमारी तैयारी पूरी है। अच्छा। जहां मजबूत प्रत्याशी होगा हम जीत जाएंगे। मुझे लगा कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो फिर जब मैं नगीना गया तो उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी थी, बूथ कमेटियां बना रखी थी। ऐसे ही मैं इसको जब आगे बताऊंगा तो आपको एहसास होगा कि उनकी तैयारी कितनी मजबूत थी। तो फिर मैं नगीना लड़ने चला गया। पार्टी ने कहा आप नगीना लड़ो, हमारी तैयारी पूरी। लेकिन इस बार हम ये दिखाएंगे कि हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम 100 सीटों पर लड़े, 2 सीटों पर लड़े, हम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन हम सब पे नहीं लड़ेंगे। तो हम ये भी दिखा देंगे कि हमें शक्ति कितनी है। हमने 1.5 साल में क्या अचीव किया है, 2 साल में, जो 2022 से 2024 का समय था। तो हम एक सीट पे लड़े, वहां पर नगीना में जीते। और दूसरी सीट आखिरी टाइम में तय किया कि यार छठे चरण में एक सीट पे चुनाव और इसको भी लड़ लेते हैं चल के। तो एक मजबूत प्रत्याशी तो लड़ने चले गए सिद्धार्थनगर, जो बॉर्डर है, डुमरियागंज, जहां से जगदम्बिका पाल जीते। मैं खुद 4 दिन वहां रहा और वहां पार्टी को 81,000 से ज्यादा वोट मिले डुमरियागंज में। यस। अच्छा। ये रिकॉर्ड में चेक कर लेना। बसपा के प्रत्याशी को लगभग 34,000 वोट मिले। तो ये उनकी तैयारी थी जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि हमारी तैयारी बहुत शानदार है, आप लड़ाओ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोशिश करते हैं, कम जगह लड़ाते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यक्रम करते हैं। तो ये पहले दिन से उन्होंने हमें कहा था कि हम नगीना जीत जाएंगे, और जीते हम लोग नगीना। ये डर था कि ईवीएम से वोट की चोरी और ये सब चीजें ना हो जाए। तो ये तो था कि हमने जहां वेयर हाउस में मशीनें रखी थी उनकी सुरक्षा तो बहुत कराई। ठीक है, और तो कोई था नहीं, क्योंकि जिस दिन वोट वो हुए थे, कास्ट हुए थे, तो सबको आइडिया हो गया था कि चंद्रशेखर जीते हैं। तो गोरखपुर का मलाल रहता है कि क्यों चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे? मेरा बस चले मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ जाऊं। मेरे पास खोने को क्या है? मैं किसी प्राइम मिनिस्टर का बेटा थोड़ा ही हूँ, मैं किसी मुख्यमंत्री का बेटा थोड़ा ही, मैं तो एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा हूँ। मैं तो बस ये बता रहा था कि मैं मुख्यमंत्री को भी जवाब दे सकता हूँ, मुख्यमंत्री से लड़ सकता हूँ। किसी ने आपको कहा था कि गोरखपुर से लड़ना है, या आपने तय किया था कि मुझे इस बार किसी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ो जाके। अच्छा। तो मैंने कहा कि जिद से राजनीति नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर एक बहुत बड़ा कद है, वहाँ उनका बहुत अच्छा फैन फॉलोइंग है वहाँ। तो वो उनकी जमीन तैयार है, मेरी जमीन नहीं है वहाँ। और अगर 1.5 साल पहले आप मुझसे कहते, पार्टी के लोग कहते कि भाई वहां तैयारी करनी, तो वहां भी हम तैयारी करते। रिजल्ट क्या होता है ये इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बात आप जान लीजिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, जनता तय करेगी। लेकिन लड़ना आपके हाथ में। तो लड़ तुम किसी के खिलाफ भी लड़। इस बार चुनाव आएगा तो बताएंगे बड़े बड़े नेताओं को लड़ा कैसे जाता है। 27 की बात कर रहे हैं आप? 27 में भी और फिर 29 में भी। हाँ, जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के आधार पे जिस जाति में आदमी जन्मा होता है ये उसके हाथ में नहीं होता। कल मैं हम पार्लियामेंट में चर्चा कर रहे थे, शायद वो प्रकाश के कोई नेता रहेंगे, तो उन्होंने मुझसे कहा, कोई सवाल आया, मैं नाम नहीं बता सकता, मगर उन्होंने कहा कि ये किस जाति में पैदा होना ये मेरे बस में नहीं था। हाँ। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ मेरे बस में। बिल्कुल। हाँ। इतनी बुद्धि मुझे कुदरत ने दी है और इतना ज्ञान मैंने अर्जित किया पढ़ लिख के कि इंसान की कोई जाति नहीं होती, एक ही प्रक्रिया से इंसान पैदा होता है। बाकी उसके घर से पता लगता है किस जाति का। तो आपने मुझसे सवाल इसलिए पूछा, अतिशी जी से आपने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अतिशी जो है उनको शायद इस परिस्थितियों का पता ना। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं हर आदमी के बारे में सोचता हूँ। मैं महिलाओं के बारे में जब सोचता हूँ, किसान बेटियां जो पहलवान बेटियां थी,
मैं उनके लिए रात रात भर लड़ा, बड़ा संघर्ष था वो। एक समय तो ऐसा है कि महिला पुलिस सामने खड़ी कर दी, तो बेटियों की रक्षा के लिए जा रहे हैं और सामने बेटियां खड़ी हैं। हाँ। उस दिन मुझे लगा कि बैक हो जाना चाहिए, थोड़ा हट जाना चाहिए, क्योंकि इधर भी बेटियां हैं और उनकी जिनकी रक्षा के लिए वो बेटियां हैं। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन में होती, तो मैं जब लड़ने जाता हूँ तो किसी की जाति नहीं देखता, महिलाओं के तौर पे, किसानों के तौर पे, किसान सब जातियों में, महिलाएं सब जातियों में, बिल्कुल, नौजवान के तौर पे। जब यूपीएससी के बच्चे लड़ रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं आ गया तो ये आरोप लगा देंगे ये राजनीति प्रेरित है, वरना मैं आपके बीच में खड़ा मिलता। वो सब जातियों के बच्चे थे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं। लेकिन दलितों की स्थिति अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बात को, तो बहुत खराब है। और सबसे बड़ा एक जो व्यवस्था ने उनको एक चोट दी है, उनके साथ जो हिंसा होती है, उनका आधे से ज्यादा समय तो उस हिंसा से लड़ते हुए निकल जाता है। उनकी बेटियों पर रेप, हत्या, मारपीट, लूटपाट, उनके बच्चों की हत्या, मार के लटकाना, तो एक सामूहिक संदेश होता है। और वो उनका बड़ा समय तो इसी बात में जाता है कि वो सेफ है या नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन वो तो बेचारे यहाँ हरिजन और वो दलित और वो और से भी पहले तथाकथित हिंदू, आज भी तथाकथित हिंदू, सब बन के भी वो सेफ नहीं है। और इसके बारे में सरकार को और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए कि कब तक उस जाति के डर को, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट देखा, मैंने अभी इस पर चर्चा नहीं, नया है। एक बागेश्वर के एक संत हैं, खुद को संत कहते हैं, मैंने बड़ा गिराया था उनको मीडिया पे, उनके भाई के कारनामों की वजह से, उनके कारनामों की वजह से नहीं। तो वो एक यात्रा निकाल रहे थे, हाँ बिल्कुल, हिंदुओं को एक करने की। और फिर एक शंकराचार्य हैं, मैं उनसे मिला, उन्होंने बड़ा डांट के कहा कि बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, अगर जाति छोड़ दी तो हम सनातन का अस्तित्व नहीं बचेगा, जाति की वजह से तो ये है वो है वो। तो मुझे लगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक नया आदमी है वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक पुराना आदमी है जो उस जाति के डर को पकड़ के बैठा है कि ये छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही छोड़ना ही। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था रहेगी तो जाति का प्रिविलेज रहेगा, किसी को जाति की वजह से मार खानी पड़ेगी, किसी को जाति की वजह से पूजता रहेगा। तो बहुत कुछ है। मैं इस पर इतना ही कह सकता हूं अभी कि दलित कोशिश कर रहा है अपने पैरों पे खड़े होने की, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी जान यहाँ दाल से भी सस्ती है और रिसोर्स उसके पास नहीं है। थोड़ी बहुत जो उसके पैर खड़े हुए थे आरक्षण की जो बैसाखी थी नौकरियों के रूप में, मैं इसको भी आज स्पष्ट करूं, उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 25% के करीब है। उन 25 में से आरक्षण क्योंकि 2% है सरकारी नौकरियों में, उनको मिला है 15%। तो अब इस 25 का 15% जो है, सॉरी, इस 25 का जो 2% का 15% है, उतने परसेंट समाज तैयार हुआ, बाकी लोग हैंड टू माउथ है। तो जैसे मुझे 25 में से 1% या 1.5% लोग तैयार हो गए हैं, बाकी 90%, 80% लोग तो वहीं एजुकेटेड हो। उनको तो सरकार ने ना लोन दिया उद्योग लगाने के लिए, ना जमीन दी कोई खेती करने के लिए, ना कोई रोजगार दिया, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में उनके यहाँ को उद्यम लगाया, ना ये और कुछ दिया। तो वो तो हैंड टू माउथ है, वो मजदूरी करते हैं 300-400 रुपए की। उनकी बेटियां भी मजदूरी करने जाती हैं। पैसे वाले जमींदार लोग उनकी बेटियों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनके काम पे कम ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस देश में महिलाओं पर शोषण होता है। तो अपमानित होकर किस तरह से अपना घर चला रहे हैं। बाकी कभी कोई पैसे मांगने पर उनको क्रेशर में भी झोंक दिया जाता है, कभी भट्टों में भी झोंक दिया जाता है, कभी कोलों में भी झोंक दिया जाता है। ये भी उनके साथ हो रहा। तो अभी तो दलित की हालत बहुत अच्छी नहीं है, और वो भय के साए में, उनको नहीं पता कल किधर से उनके ऊपर क्या हमला हो जाए। जमीनें उनके पास थी, वो भी सरकार जो है पॉलिसी बना के उनसे छीनने का काम कर रही है। ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम 1950 से पहले वाली स्थिति में चले जाएंगे। मुझे इस बात की चिंता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि दलित अपनी राजनीतिक शक्ति को समझे और वो शक्ति को और मजबूत करे, कुछ प्लस करे और ताकत में आए। जब जब वो ताकत में आएगा तभी वो बुनियादी समस्याओं का सामना कर पाएगा, बुनियादी जरूरतें पूरे कर पाएगा और आगे बढ़ने के बारे में सोच पाएगा। एक सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत कम समय में अपने पार्टी को एक मुकाम पर पहुंचाया है। आज बच्चे भी आपको जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से चुनाव जीत कर आए, क्योंकि संसद में भी अभी तस्वीरें आपकी देखी कि आप युवाओं की आवाज को बुलंद कर रहे थे। खुद की पार्टी की भविष्य और चंद्रशेखर आजाद अपनी भविष्य क्या देख रहे हैं आगे के लिए? पहली बात तो आप इसका असर मुझे दे सकती हैं कि भाई यहाँ पॉपुलरिटी है हमारी पार्टी की, लेकिन ये मेरी वजह से नहीं।
ये जो जमीन पे भीम आर्मी का कार्यकर्ता पिछले 7-8 साल से संघर्ष कर रहा है, मार खा रहा है, जेल जा रहा है, मुसीबतें झेल रहा है, जो बहुत सपने लेके आया है बदलाव के, ये उनकी वजह से, ये आजाद समाज पार्टी के हमारे नेताओं के, सम्मानित नेताओं के संघर्ष, उनके टीम वर्क की वजह से, ये मेरी वजह से नहीं। तो मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ पुनः। साथ साथ आपने कहा कि पार्टी क्या भविष्य, पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी महाराष्ट्र में अच्छा वोट मिला हमें जिन सीटों पर हम लड़े, जहां मैंने इसको इस तरह, जहां संगठन अच्छा होगा वहां रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो एक सीट पे तो हम 22 राउंड तक आगे चलते रहे। जब सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी बनने लगी तो तत्कालिक वो हारने लगे, तो वो हार गए। लेकिन ये चर्चा होगी थी कि आजाद समाज पार्टी वहां जीत रही है। ऐसे ही झारखंड में भी, ऐसे भी झारखंड में भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो वो सीटों के कॉम्बिनेशन के आधार पर बता रहा हूँ, जहां संगठन अच्छा था वहां रिजल्ट अच्छा है, जहां संगठन कमजोर था वहां रिजल्ट कम। ये हमारे लोगों के लिए सीख है। समीक्षा में हमने इस पर चर्चा की। जैसे हरियाणा में बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, और एक जो है अलायंस की वजह से एक नेगेटिविटी भी चली गई कि भाई ये अलायंस गलत हो गया। लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ अलायंस हुआ है तो फिर हमें मेहनत करनी है। तो निगेटिव पॉलिटी तो लोगों को समझाने से दूर होती है। तो वो जो हरियाणा में हुआ उससे हमने सीख ली कि भाई इस संगठन मजबूत करना है। उनको भी सीख लगी जो झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ, उससे भी सीख ली। और आने वाले कल में जो और चुनाव हम लोग लड़ेंगे उनसे भी सीख लेंगे। देखो हमारे यहाँ कोई ऐसा तो नहीं पुश्तैनी राजनीति चली आ रही नहीं। हमारे यहाँ तो मेरे वाले क्षेत्र में रिजर्व सीट शायद बहुत दिन से तो नहीं है, शायद ही कोई आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। 1-2 लोग आए हैं, एक एमपी साहब थे जगपाल सिंह जी, 1-2 लोग और है मेरी नजर में नेता जो आए होंगे। तो बहुत लोगों ने तो देखी भी नहीं है पार्लियामेंट। तो हम भी अपने यहाँ हमारी मूवमेंट में भी पहले से कोई इस तरह से जो है किसी हाउस का मेंबर नहीं रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे लिए सब कुछ नया सीख रहे हैं। हम ये नहीं कहते हम बहुत जानकार हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। और इस जहाँ पैसे वालों की राजनीति बहुत मजबूत है, वहां उस राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं संघर्ष के जरिए। और रही बात चंद्रशेखर सामान्य कार्यकर्ता है। आज पार्टी ने उसको जिम्मेदार दी, कल पार्टी उसको कोई और जिम्मेदार देगी, उसका काम करेगा। मेरे लिए पद और अवसर कोई बहुत वो नहीं है। जिस दिन पार्टी मेरी कोई और ड्यूटी लगा देगी, उसको अगर गांव में किसी गांव में ड्यूटी लगे तो आप देखना गांव में काम करता मिलूंगा। मैं इस बात पे बहुत घमंड नहीं है कि मैं वो गया, लेकिन मैं अनुशासित हूं। मैं बहुत अनुशासित और मैं कोशिश करता हूं कि अनुशासन में रह के ही हम लोग शासन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। समझाता हूं, कुछ चीजों से परेशान हूं, मकान नहीं मिला है, छोटी जगह में रहना पड़ता है, तो लोग चंद्रशेखर आजाद इतनी सीरियस रहते हैं हमेशा? ऐसा ही हूँ मैं। बाहर जो लोग खड़े होते हैं उनको खड़े देख के परेशानी होती है। ये होता है कि उनको ऐसा ना महसूस हो कि अंदर जो है क्यों नहीं बुला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता अंदर की सिचुएशन, अंदर कुर्सियां सारी भरी हुई। यहाँ के खड़े होने से अच्छा है कि बाहर घूमता रहे आदमी। जरूरी नहीं कि मैं सीरियस ही रहूं। बहुत सीरियस रहने वाले लोग ऐसा नहीं कि बहुत चिंतित रहते हैं, और बहुत खुद मुस्कुराने वाले लोग ऐसा नहीं कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ठीक है, ये तो जीवन का सार है। कोई अच्छी बात हो जाती तो हंस भी लेते हैं। बाकी कोशिश ये है कि जो समस्याएं हैं वो समस्या को हल जब तक नहीं हुआ तो क्या खुशी। जैसे मैंने अपने जीवन में 2 कमिटमेंट किए हैं। मैं माला नहीं पहनता। अच्छा। हाथरस के परिवार के इस घटना के बाद मैंने तय कर लिया था, तो नहीं पहनता मैं माला। बहुत सारे लोग नोटों की माला, बहुत सारे लोग जो है फूलों की माला पहनते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ कि बहुत नहीं पहनता। कुछ लोग जल्दबाजी में गिर भी जाते हैं, क्या झगड़ा करूं। हाथरस हादसे के बाद? हाँ, हाथरस हादसे के बाद। अच्छा। मैंने ये पढ़ लिया था कि जब तक इस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी, उनको सुरक्षित करने की ताकत हमारे हाथ में, तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। और जैसा एक हमारे यहाँ ये नायक पूजा का बड़ा वो है कि पैर छूना, तो मैं रोकता हूँ अपने यहाँ। हमने पार्टी में लेटर भी जारी किया, कोई किसी के पैर छुएगा और पैर छुआ के कोई अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो ना मैं छूता ना छुआता कि भाई मत छुओ। अपने बड़ों के कोशिश करते हैं। हम लोग इतने बड़े नहीं, लेकिन जैसे माँ बाप के पैर छूते हैं बड़ों के, तो हम सबसे अपील करते हैं। मैं बुराई छोड़ने की बात करता हूँ लोगों से। आज मैं आपके चैनल पे कुछ कह रहा हूँ जबकि मैं कहीं और कहता, क्योंकि मैंने आपको संघर्ष करते देखा है। हाँ, मैं चाहता हूँ एक कुरीति है भारतीय समाज में, उसको बदला जाए। मैंने एक बार बैठ के कहा था कि हेलमेट सब लोग लगाएं। बिल्कुल, हाँ। जबकि इससे मेरी राजनीति कोई नफा नुकसान नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों की जान जा रही। हाँ। लेकिन ये जो बेटियों की शादी में और दहेज दिया जाता है, मैं चाहता हूँ कि ये इसमें बदलाव। एक माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्ची को बचपन से लेकर उसका ध्यान भी रखते हैं, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती, समझदार नहीं बनती। फिर उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सुख सुविधाएं देते हैं, कोशिश करते हैं कि पैरों पे खड़ी हो जाए, इस लायक बनाते हैं कि दूसरे घर में जाके जो है सम्मान जीवन जी सके। फिर उनको दहेज देना पड़ता है। इसको बदल के हमें करना चाहिए
कि जो जहां बेटी की शादी होगी उन लोगों को उसको पूरी जिंदगी जब तक वो बड़ी हुई है जो जो उसको उसके ऊपर उसको लिखा जाए कि इसकी पढ़ाई में इतना पैसा खर्च हुआ, तो वो पैसा उनको लड़के वालों को लौटाना पड़े। जिस दिन ये हो जाएगा ना, आप देखना कि बेटियों के साथ ये जो हिंसा होती है दहेज के आधार पे, कहीं मार दिया, कहीं जला दिया, कहीं घर से निकाल दिया, कहीं मारपीट कर दी, अपमान की, ये बंद हो जाएगा। कब? जब दहेज की जगह जो साधन उनके खर्च हुए बेटी के, बिल्कुल, ये बेटे वालों को देने पड़ेंगे, तब बहू आएगी घर में। भाई चाय पीनी है, सुबह सुबह पराठे खाने, कपड़े धुलवाने और सब तमाम चीजें हैं, और फिर गाली भी देनी है, डांटना भी, अपना फ्रस्ट्रेशन भी आके निकालना है। तो उससे पहले बॉस वो कीमत तो अदा करो ना जिस कीमत को लेके आप आए। आप घर बाहर से कुछ लाओगे, एक पैन लाओगे, तो इसकी कीमत चुकाओगे नहीं चुकाओगे? आप एक बेटी लेके आते जिसको माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा गया, वो और दहेज भी उनसे लेते हैं और दोस्त भी उन पर दिखाते हो कि सोना नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, खाना नहीं करा। क्यों भाई, तुम कौन हो? तुम्हें सबसे इसका सारा खर्चा लड़के वालों को वहन करना चाहिए। मैं तो इस पर मुहिम चलाने वाला हूं। हालांकि बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लड़के लोग, क्या फर्क पड़ता है? बेटियों के सम्मान की रक्षा होगी और बहुत सारे गरीबों की जो है बेटियां जो है वो सम्मान से विदा होंगी और उनको आर्थिक नुकसान भी नहीं हो। कर्ज लेके माँ बाप, मैं जानता हूँ ना, बहुत तकलीफ, बहुत दिन तक उतारते रहते हैं इस कर्ज को, लेकिन वो लड़के वालों को नहीं दिखता। तो उनको अंगूठी चाहिए, उनको गाड़ी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, नगर, बहुत कुछ। अब ये बंद होना चाहिए भारतीय व्यवस्था में, और इसको कोई धर्मगुरु भी नहीं कह रहा है कि कर दो कर दो कर दो। तो आप मुहिम शुरू करेंगे? हाँ, मैं करूंगा, मैं सीरियसली करूंगा। समाज में बदलाव के लिए बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ मुहिम हम लोग शुरू करेंगे, उनमें एक ये भी। एक और सवाल है कि आपके ऊपर वोट काटने का आरोप लगाया जाता है कि चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, और बी टीम भी आपको कई नेता बताते हैं। कुछ उदाहरण भी दो इस तरह के। फिर कई ऐसे बयान, जैसे हरियाणा के चुनाव को भी लोग बताते हैं, विपक्षी पार्टियां, कि आप वहीं पहुंचते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। अच्छा। या उत्तर प्रदेश की बात हो या और भी कई जगहों की मैं बात। उत्तर प्रदेश में राजनीति करता हूँ। हाँ। तो मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव ना लड़ूं, एक बात। चलो मैं नहीं लड़ा 78 पे, हाँ, तो किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ? चलो इसको भी चेंज करते हैं। क्या हम भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते हैं? क्या हमने उत्तर प्रदेश में नगीना में लोकसभा के चुनाव में करके नहीं दिखाया? सारी सीटें जीते हम लोग, पांचों की पांचों सीटें। चलो उसको भी छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। हम हरियाणा में पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं, हम हरियाणा में चुनाव क्यों लड़ सकते हैं? आप मुझे बताओ, आम आदमी पार्टी ने लड़ी क्या? समाजवादी पार्टी ने लड़ना चाहती थी क्या? कांग्रेस ने लड़ी है क्या? क्या विशेषाधिकार है कुछ लोग ये लड़ेंगे? चलो छोड़ो, मैं तो झारखंड का चुनाव भी लड़ा। जब मेरे पास संगठन है और संगठन में जो लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं वो लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल गरीब के बच्चे हैं वो लड़ना चाहते हैं, पैसे नहीं लेकिन उनमें हिम्मत है, तो मैं उनके सपनों को तोड़ दूं? जितना फ्री होल्ड हमने दिया किसी पार्टी में नहीं होगा। हम स्टेट को पूरी पावर देते हैं कि वो लड़े, जिसको लड़ाना चाहते हैं लड़ाए। हम नहीं थोपते यहाँ से कि किसी के हिसाब चलेंगे नहीं चलने, जिसको लड़ाना चाहते हैं लड़ाते हैं। मैं महाराष्ट्र में लड़ा, अब जैसे महाराष्ट्र मेरा प्रदेश कुछ वोट से हार गया, तो मैं अपनी पार्टी की परवाह करूं या उन लोगों की परवाह करूं जो आरोप लगाते हैं? कोई किस पे नहीं लगा? बाबा साहब अम्बेडकर को कितने दिन आरोप का सामना करना पड़ा, और काशीराम साहब को सीआई का एजेंट कहते थे यहाँ के राजनीतिक दल। आज अगर हम अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मांग रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारे दलों में लोग बैठे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के एमएलए, एमपी, उनकी हैसियत नहीं अपने वर्गों के पक्ष में बोलने की। मैं गया था राजस्थान मटकी वाले मामले में, जब मटकी छूने पर हत्या हुई थी, वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एमपी, एमएलए हैं, एक की हिम्मत नहीं थी अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने की। वहां कांग्रेस की सरकार थी। और मैं बीजेपी वाले क्षेत्रों में जाता हूं, जैसे अभी मैं लखनऊ गया, जहां जो है एक लड़का था जिसको मार दिया पुलिस ने, वहां भी एमपी, एमएलए बीजेपी की सरकार में, एक आदमी की हिम्मत नहीं बोलने की। तो ऐसे गूंगे बहरे नेताओं की क्या जरूरत है हमारे लोगों को? वो तो ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके दुख सुख में बोले। तो फिर मेरे ऊपर आरोप लगाने से अच्छा इन वर्गों का विश्वास तो जीतो ना। क्या मैंने हवा विश्वास जीता? क्या हमारे लोगों ने काम नहीं किया? क्या हमारे लोगों ने परेशानी नहीं उठाई? तो जब जनता हमारे साथ है तो हम किसी की परवाह क्यों करें? एक समय था कि जनसंघ 2 सीटों वाली पार्टी थी, आज देश में राज कर रही, कई स्टेटों में उनकी सरकार है। हालांकि वो तो संविधान का उल्लंघन करके तोड़ फोड़ के भी सरकार बनाती, लेकिन हम तो संघर्ष करके रास्ता चुन के आ रहे हैं। कोई मां के पेट से तो नहीं सीखता है। जो पार्टी 2020 में बनी, उन्होंने 2024 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता लिया, और राजस्थान के चुनाव में उनके 3 एमएलए जीते रह गए। तो उस पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए? ऐसा अच्छा हम नहीं करेंगे तो इनके भरोसे छोड़ देंगे तो हमारे लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा? जिन विषयों पर मैंने नौजवानों की बात उठाई, क्या किसी पार्टी ने उठाई? कोई अडानी की बात कर रहा है, कोई संभल की बात कर रहा है, लेकिन नौजवानों का विषय मैं मानता हूं महत्वपूर्ण विषय। क्या बेरोजगार नौजवानों का दर्द नहीं समझना चाहिए? उनके माँ बाप ने अपनी सारी पूंजी लगा दी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। तो एक नौजवान होने का तो उनकी आवाज ना उठाऊं? जहां सतनामी समाज पे हिंसा हुई है छत्तीसगढ़ में, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनके लिए आवाज उठाऊंगा, तो उनकी आवाज ना उठाऊं?
अगर मैं ना होता कौन उठाता? मैं ना उठाता तो सदगुरु रविदास जी महाराज के उसको जयंती के कार्यक्रम पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित कौन उठाता? मैं ना उठाता तो गुजर रेजिमेंट की मांग कौन उठाता? मैं ना होता तो चमार रेजिमेंट बहाल करने की मांग कौन उठाता? अगर मैं ना होता ये इतने सारे इशू जो मैंने उठाए, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, रोजगार सेवक, चौकीदार, कौन उठाता इनकी आवाज? मैं ना होता तो पुलिस के कर्मचारियों की आवाज कौन उठाता? तो चंद्रशेखर आजाद से बेहतर बनो ना, आओ मैदान में संघर्ष करो, चंद्रशेखर आजाद से बेहतर बनो, बेहतर करके दिखाओ, जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ये तो तब है जब मेरे खिलाफ हमारे लोग, हमारे बड़े नेता गलत प्रचार करते हैं, जो हमारे पुराने नेता जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, अगर वो इस तरह का प्रचार नहीं करते तो समाज कब का जो है हमारे साथ खड़ा हो गया था और आज के हालात बहुत अलग होते। आज हमारा एक नहीं, हमारे 10-15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते लोकसभा में। चंद्रशेखर जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से 3 युवा जोड़ी एक साथ उत्तर प्रदेश में नजर आते थे, चंद्रशेखर आजाद, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कई बार साथ आप लोग नजर आए हैं, रिश्तों में खटास कहाँ हुई? अखिलेश यादव ने तो छोटा भाई तक आपको कहा था, फिर कहाँ बात बिगड़ गई? 2022 की बात करते हैं और उसके बाद की भी, तो जिस तरह से दूरी बढ़ी अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच, कोई दूरी नहीं। वो लोकसभा मेरे पास में बैठता, जब जय भीम भी हो जाती है अक्सर, जब मैं वहां से निकल के जाता हूँ। देखो ऐसा है, जयंत चौधरी जी भी वही है, उसे लोकसभा मिनिस्टर है। देखो एक चीज समझनी पड़ेगी, आपके व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह और आपकी विचारधारा की लड़ाई अपनी जगह। आज आप भारत समाचार में काम करेंगे, कल आपका कोई गतिरोध हो जाए और आप भारत समाचार छोड़ किसी दूसरे चैनल में इंडिपेंडेंट पत्रकार बन जाओ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप भारत समाचार से कैसे रिश्ते रखते हो। मेरा कहना यह है, हम उत्तर प्रदेश में अभी तीनों लोग 2024 से पहले विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। उनको अपनी पार्टी फिक्र है, जैन जी को अपनी पार्टी फिक्र है, और आजाद समाज पार्टी के जरिए चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश के महान जनता की फिक्र है। उन लोगों की जो उम्मीद करते हैं, जो विश्वास है। अभी एक किसान बड़े नेता का फोन आ गया, आपने अच्छा किया, आपने मंत्री से मिलकर हमारी बात रखी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ नहीं छोड़ा, और अगर कोई जाना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका संवैधानिक अधिकार। मैं किसी को कैसे रोक सकता हूं? लेकिन मैंने हमेशा सबकी मदद की, कोई मुझसे नहीं कह सकता मैंने मदद नहीं की। लेकिन जब मेरा नंबर आया तो सब लोगों ने रास्ते अलग अलग कर लिए, तो कोई बात नहीं। तो फिर मुझे लगा कि अब साबित करना है, और मैं तो धन्यवाद देता हूं उस समय का, जिस समय पे अलायंस नहीं हुए, वरना सारी जिंदगी हमारे साथी कहते रहते कि चंद्रशेखर हमारे वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे फर्स्ट टाइम। तो आज मैं नगीना की जनता का धन्यवाद इसलिए तो बार बार कर रहा हूं, किसी नेता का धन्यवाद नहीं करना पड़ रहा है। बातचीत होती है अखिलेश यादव से? जी बिल्कुल होती। उनसे मेरा कोई जमीन जायदाद का झगड़ा थोड़ा ही है। और आपको याद है जब मैं पहली बार जो है ओथ के लिए गया था, हाँ, वहां उतरा तो उन्हीं से हेलो हुआ। बिल्कुल, हाँ देखा था। जैन जी से बातचीत होती। जब ये स्कूल आया अभी केंद्रीय विद्यालय, तो मैंने उनको कहा कि आप तो मंत्री हो भाई, हमारे क्षेत्र में आने दो। तो बोले नहीं, मेरा सांसद ही आया है भाई, हम लोग भी कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा था नहीं, ये इसको नगीना में आने दो, कोशिश करो कि हम नगीना की जनता को लाभ मिल जाए। तो ऐसा नहीं, मैं देखो वो मिनिस्टर्स हैं, हम लोग कोशिश करें अपने क्षेत्रों में काम है, तो हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब ये तो जिनसे मैं मिला, शिवराज सिंह चौहान तो बीजेपी के नेता हैं, हाँ। तो इनसे बातचीत नहीं करेंगे तो फिर अपने लोग काम कैसे कराएंगे? लेकिन आप लोग साथ में नजर आते थे, जोड़ी उत्तर प्रदेश ने देखा है आप लोगों को, देश भर ने देखा है तीनों नेताओं को साथ में। कहाँ बात खराब हुई जिसके बाद आप लोग अलग? कोई बात खराब नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी अपने अपने विचारों के साथ खड़े, हम उत्तर प्रदेश के महान जनता के साथ खड़े और हम अपना काम करें। जयंत चौधरी जी के साथ अभी भी रिश्ता है? किसी को बुरा कह के आप अच्छे नहीं हो सकते, हमारे गुरुओं ने मुझे सिखाया है। तो जयंत चौधरी अच्छे नेता है, अखिलेश जी भी अच्छे नेता है, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, और मेरी बातचीत होती है जिस तरह से पहले होती थी, क्योंकि अब तो एनडीए में जयंत चौधरी चले। ठीक है, हाँ, तो अब वो जयंत चौधरी नहीं रह गया, अब वो कोई और बन गया क्या? अब भी उनकी वही पहचान है जो उस परिवार से। अब अलग है वो कि दूसरी पार्टी के साथ जिस विचार से हम सहमत नहीं उस पार्टी के साथ, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल वो है फैसला। दोस्ती बरकरार है हमेशा, और रहनी भी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, और वो कहते हैं ना धरती गोल है। बिल्कुल, कब किससे जो है, अब मैं वो तो मंत्री है, वो मंत्री है, अच्छा है, वो उनके जरिए जो हमारे क्षेत्र में काम हो तो क्या बुराई? तो बातचीत होती रहती है।
अब बार बार इसे जोर देके पूछ रही मुझे, इसका मतलब नहीं। मतलब अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है। मैंने क्या कहा, मेरी भूपेंद्र यादव से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आप विजिट करिए मेरे क्षेत्र में। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जनवरी में कार्यक्रम बनाता हूँ। देखो बॉन्डिंग क्यों ना, हम एक क्षेत्र के हैं, एक मिट्टी के से आते हैं हम लोग, किसान का मेरे परिवार से, क्यों ना हो बॉन्डिंग, लेकिन राजनीति अपनी अलग है, वो अपना अभी उनके खिलाफ तो लड़े हम। वो तो माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया क्योंकि सत्ता ने बहुत लूटपाट की योगी जी की सरकार ने, वरना हो सकता है कि हम उनको हरा देते। चुनाव के दौरान भी एक चर्चा थी कि बैक से जयंत चौधरी आप चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा? बैक से चुनाव के दौरान जयंत चौधरी का समर्थन चंद्रशेखर आजाद को है, क्योंकि एनडीए में जयंत चौधरी थे, लेकिन दोस्ती के नाते चुनाव, मेरे चुनाव के समय। हाँ। अब इसकी रिपोर्ट मीडिया पे कुछ अच्छी हो सकती है। मुझे उस समय इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं किससे बात कर पाऊं, क्योंकि बहुत जो है काम था और साबित करना था कि हम लोग जो है, ऐसा नहीं कि नए लोग भी काम कर सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि आपने बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखा है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति आप करते हैं। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का ग्रोथ था, कभी सत्ता तक बहुजन समाज पार्टी आई, लेकिन आज जिस अभी के दौर में जो बहुजन समाज पार्टी जहां पर है, 2024 को भी आपने देखा नुकसान किस तरह से लगातार बसपा का हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद को लगता है कि मायावती की जगह चंद्रशेखर आजाद ले रहे हैं? मायावती बहुत बड़ी नेता, मायावती जी बहुत बड़ी नेता, बहुत समय लगेगा, वो 4 बार के चीफ मिनिस्टर। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ ना, मैं तो काम की लड़ाई, जो काम वो भी करना चाहते नहीं पूरा हो पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पूरा हो। कहते जिनके पास नेता नहीं होता उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, जिनके पास दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्या का हल नहीं होता। तो हमने दल इसलिए बनाया, हमने तो काशीराम साहब सीखा, बाबा साहब ने अपनी पार्टी बनाई, काशीराम साहब उसको मैं उस पार्टी में काम नहीं करने दिया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। तो हमें जो है उस पिछली पार्टी में जो है अवसर नहीं मिले तो हमने नई पार्टी बनाई, और नई पार्टी बना के हमने साबित भी कर दिया कि हम रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम अपना काम कर रहे हैं। बहन जी हमारी नेता थी, हमेशा हमारी नेता रही। आजाद समाज पार्टी का एक सवाल, क्योंकि लगातार मन में आता है कि जिस तरह से आप सबसे बातचीत करते हैं, आपका रिश्ता है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं अब तक गठबंधन उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का हो पाया? किससे? समाजवादी पार्टी रालोद के साथ। ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा, तो जब देने की बात आती तो बड़ा फिर आदमी चिंतित होता है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। हम अपनी तक शक्ति बढ़ा रहे हैं, हम इस लायक बनेंगे कि हमें किसी की जरूरत ना पड़े। 2027 की बात करें तो लगता है कि गठबंधन होगा, बहुत तैयार हो जाएगी पार्टी, तब तक बहुत मजबूत हो जाएगी आजाद समाज पार्टी, जनता से गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन भी बना था उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि आजाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी, लेकिन आप नहीं, हम जाना चाहते थे। हाँ। इसमें कोई चोरी नहीं, हम जाना चाहते थे, हम चाहते थे कि उनके साथ जाकर भाजपा को रोका जाए, लेकिन उनको हमारी जरूरत नहीं थी। अब आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी, जिससे आजाद समाज पार्टी सबको साथ लेके चलेगी। तो अब कोई बातचीत करता है कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो चंद्रशेखर जाए? पर बहुत काम है, चंद्रशेखर अपना काम करते हैं। किसी को अलायंस के लिए कोई बात है, स्टेट की टीम अपने आप देखेगी, वो उनका विषय मेरा नहीं। हाँ, तो अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है किस चीज की? गठबंधन की। कौन से गठबंधन? 2027 में बहुत विधानसभा। दूर है, बहुत दूर है। हाँ, वो तो जिला पंचायत में दिखाना कि आजाद समाज पार्टी कहां तक पहुंच गई। आजाद समाज पार्टी टारगेट बेस्ड कार्यक्रम कर रही है। 2026 के जिला पंचायत में आजाद समाज पार्टी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। अब कुछ सवाल रैपिड फायर के होंगे सर। यूपी का अब तक का बेस्ट मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद को? बहन जी, बहन जी एक लाइन में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मायावती और अखिलेश यादव में सीएम आपने मायावती का नाम ले ऑलरेडी लिया, कोई जरूरत नहीं कहने की, वो हमारे लीडर हैं, वो बेस्ट हैं। तो आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में सबसे बेहतर काम उत्तर प्रदेश में? हाँ, यस, कोई उसको सोचने की जरूरत नहीं। हमें अवसर नहीं मिला उनके नेतृत्व में काम करने का उस तरह से पहचान के साथ, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन वो हमेशा हमारे लीडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, किसको बुरे लगेंगे? देखिए, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना भारतीय अंतिम नागरिक की जिम्मेदारी है, और हमारे यहाँ तो हाउस के लीडर हैं। भले ही मैं उनके कार्यशैली से प्रभावित ना हूं,
लेकिन मुझे कोई अधिकार नहीं उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने का, कैसे है कैसे नहीं। अच्छे अब तक के बेस्ट प्रधानमंत्री कौन लगते हैं आपको? 2 प्राइम मिनिस्टर हैं हाँ, जो बहुत शानदार लगते हैं अपने कार्यकाल में। एक है जो नहीं बन पाए, उनकी तकलीफ है। चौधरी चरण सिंह जी मेरे फेवरेट प्राइम मिनिस्टर में से एक है। और मेरे नाम राशि बलिया के शेर जो है चंद्रशेखर आजाद जी जो है, मैं उनको भी जो है लीडर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर का समय उनको कार्यकाल कम मिला, लेकिन मैं भी उनको लीडर के तौर पे देखता हूँ। वीपी सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और काशीराम साहब या बाबू जगजीवन राम, इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो मुझे खुशी होती, दिल से खुशी होती। लेकिन वीपी सिंह जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे, देखो बहुत बड़ा कार्यकाल, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ समय से पे, एक आदमी पे स्थिर नहीं किया जा सकता। चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी और वीपी सिंह जी बहुत शानदार, जिनका काम के आधार पर तुलनात्मक किया जाए, उनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ मंडल कमीशन के जरिए। मैं उस परिवार का और समाज का ऋणी हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ उनकी वजह से। और अगर मान्यवर काशीराम साहब, बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बनते तो मुझे दिल से खुशी होती। उत्तर प्रदेश के मैं चाहता था बहन जी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन क्या करें, वो नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर सीएम चंद्रशेखर आजाद किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत बुरा नहीं कह सकता उनको, क्योंकि ऐसा नहीं कि फ्री में कुछ मिला है, काम तो उन्होंने बहुत किया, संघर्ष किया है। और ये भी मैं स्पष्ट करूं कि अविवाहित रहना और कुछ मर्यादा का पालन करना ये भी आसान नहीं है। तो व्यक्तित्व तौर पे वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली जो है कई बार जो है वो कटघरे में खड़ा करती है उनको, कि जिस तरह से उन्होंने डीजीपी बनाए हैं, जिस तरह से जो है एक जाति को जो है ज्यादा लाभ देने का प्रयास किया, जिस तरह से वो उनकी भाषा शैली है, एक चीफ मिनिस्टर की नहीं होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर सबके ही होते हैं। जिस तरह की कार्रवाई है, कई बहुत सारे कार्रवाई उनकी जो है वो सत्ता के लाभ नुकसान से प्रेरित दिखाई देती है, जिस तरह के वो स्टेटमेंट आके रैलियों में देते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे वो अपने उसमें अच्छे हैं, कुछ अच्छे काम है, कुछ उनके बुरे काम है, लेकिन ठीक है, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं, मैं वो भी बड़े नेता है, मैं उन पर क्या टिप्पणी करूं। योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? काहे का कंपैरिजन करना, दोनों अपनी अपनी पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों को मौका मिला। जब मैं चीफ मिनिस्टर होऊंगा तभी बता पाऊंगा कि उन्होंने बेटर काम किया नहीं किया। नहीं तो अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर आप कैसे देखते हो और योगी आदित्यनाथ को? मैं आज दोनों में बेस्ट कौन लगता है चंद्रशेखर आजाद? बेस्ट मैं बता चुका आपको। हाँ। कि बेस्ट कौन रहा है सीएम के तौर पर? सीएम के तौर पे बताया मैंने, आप उसी प्रदेश की बात कर रहे हो आप मुझसे। अब इनमें भी अगर कंपैरिजन, दोनों में एबीसी नहीं खेल रहा हूं मैं आपसे। आपने पूछा बेस्ट सीएम, तो मैं बेस्ट सीएम ऑलरेडी आपको कह दिया कि बहन जी जैसा सीएम नहीं हो सकता है। नहीं, इन दोनों के कार्यकाल में अगर देखें मैं तो उन विचारों को क्यों वो करूं, उनके कार्यकाल पे क्यों टिप्पणी करूं? हाँ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरे लिए बेस्ट सीएम बहन जी थी और बहन जी है, और मेरा बस चले तो मैं दोबारा से प्रयास करके उनको सीएम बना दूं, मगर मैं कोशिश करूंगा इस बार आजाद समाज पार्टी जरिए सीएम बने। तो बहन जी से बातचीत होती है? नहीं, ये नहीं होती है, नहीं होती। चाहते हैं कि बातचीत हो? हाँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि भाई आप उनसे बात नहीं करते, उनसे मिलने जाते, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि आसान नहीं है उनसे मिलना। बिना अपॉइंटमेंट के आप कैसे करोगे? मैंने कई बार फोन करके ट्राई किया। इस बार मुझे मैं 6 दिसंबर को कहीं था, तो एक आदमी बोलना गया कि भाई जो है आप अलग अलग काम कर रहे हैं, एक हो जो काम। तो मैंने कहा यार आप बात कराओ, तो मैंने उनका फोन लिया, मैंने उनके फोन से ट्राई किया ऑफिस का नंबर, तो 4-5 बार मिला, उठा ही नहीं। तो मैंने कहा कि उनसे मिलना आसान नहीं, बड़ी नेता है। तो बहन जी का साथ अगर आगे मिल जाए तो चंद्रशेखर आजाद लेंगे? जिस दिन मिल जाएगा उस दिन परिस्थितियां बहुत बदल जाएंगी। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। बड़ों का आशीर्वाद लेने में कभी आदमी को बिल्कुल अपने आप को चूकना नहीं चाहिए, वो हमारी बड़ी है। जिस दिन उनका हाथ मेरे सर पे होगा, उत्तर प्रदेश में किसी दलित गरीब की तरफ कोई या किसी पिछड़े, किसी भी तरह, किसी महिला की तरफ, किसी नौजवान को लाठी से पीटने से पहले पुलिस को और उनके अधिकारों को छीनने से पहले किसी सामंतशाही को 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर उनका मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। आपके लिए भी मंगल कामना। आपकी पूरी टीम को बधाई, उन लोगों जो कैमरे के पीछे हैं बेचारे बहुत शुक्रिया। वो दिखते नहीं मगर बहुत मेहनत करते। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। बेबाकी से चंद्रशेखर आजाद ने तमाम सवालों के जवाब दिए। आगे भी ऐसे इंटरव्यूज आप देखते रहिए। धन्यवाद।